हे बडीज, कैसे हो सब? अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ इंसान ही दोबारा रीइंकार्नेट हो सकते हैं तो मिल लो इस किटी कैट से, जो मरने के बाद दुनिया की एक ताकतवर मॉन्स्टर बन गई। ये स्टोरी है एक ऐसे नाइट की जो मरा तो इंसान था, मगर जब दोबारा रीइंकार्नेट हुआ तो वो एक किटी कैट यानी बिल्ली बन गया, और वो भी एक बहुत प्यारी लड़की की। तो चलो एनिमे को स्टार्ट करते हैं। ये नाइट बहुत स्ट्रांग था, मगर अपनी स्टुपिडिटी की वजह से कुछ गुंडों के हाथों मारा जाता है। मरने के बाद वो दोबारा रीइंकार्नेट होता है और जब आंख खोलता है तो खुद को एक अंधेरी जगह पे पाता है। उसे सिर्फ इतना याद था कि एक डीमन ने उसे ब्लेड से मारा, मगर अब सब कुछ अजीब था। उसकी बॉडी चेंज हो चुकी थी। जब वो अपने सामने देखता है तो उसे एक जायंट ब्लैक कैट दिखाई देती है। उसे तब पता चलता है कि वो दोबारा रीइंकार्नेट हो चुका है और अब एक एस रैंक बेहीमोथ मॉन्स्टर बन गया है, यानी एक ऐसा मॉन्स्टर जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पहले तो वो हैरान होता है कि एक मॉन्स्टर कैसे बन गया, ये कैसा मजाक है, मगर जब वो अपनी स्किल्स को देखता है तो हैरान रह जाता है कि वो कितना स्ट्रांग मॉन्स्टर था। तब उसे रियलाइज होता है कि शायद लाइफ एक और मौका दे रही है उसे कि वो अपनी किस्मत दोबारा से लिखे। तभी एक ई रैंक बम मॉन्स्टर रारू उसके सामने आता है जो उसको खाने आया था। अब इस नाइट का नाम मैं तुम्हें बताती चलूं, इसका नाम टामा था। टामा अपनी स्किल्स को चेक करता है और रारू पे अटैक करता है, जिससे रारू वहीं पे मारा जाता है। अब टामा उसे खाने लगता है, लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि वो जिस भी मॉन्स्टर को मारने के बाद खाएगा तो उसकी सारी पावर उसके अंदर आ जाएगी। अब टामा अपने सामने आने वाले हर मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है और एक एक करके रॉक मॉन्स्टर्स और फ्लाइंग लिजर्ड्स और बाकी मॉन्स्टर्स को भी मारता है, और इस तरह उसकी स्किल्स और पावर लेवल अप होता जाता है। एक दिन उसे एक ट्रेजर चेस्ट मिलता है जिसमें एक रेड क्रिस्टल था, मगर जैसे ही वो उसे टच करता है एक ट्रैप में फंस जाता है। वो सीधा एक एस रैंक अर्थ ड्रैगन के पास पहुंचता है। ड्रैगन ने उस पर अटैक किया तो टामा ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर वो इस सब में इंजर्ड हो गया। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी, मगर तभी टामा वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है। दूसरी तरफ दूर एक सिटी में आर्या नामी खूबसूरत स्ट्रॉन्ग एल्फ एडवेंचर अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। वो एक लिब्रियंथ में पहुंचती है। गार्ड्स उसे रोकते हैं, मगर वो अपना पेंडेंट दिखाती है जिसपे उसे अंदर जाने दिया जाता है। अंदर जाते ही वो अपनी स्वर्ड्स को निकालती है। तब उसे एक फीमेल वॉरियर याद आती है जिसने उन्हीं स्वर्ड से डीमंस को हरा दिया था। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से इधर टामा बेहोश होकर गिर पड़ता है, लेकिन लकीली आर्या उसे देख लेती है। आर्या भी उसी लिब्रियंथ में पहुंच गई थी। उसे अपने घर ले जाती है और उसे फर्स्ट एड देती है। जब टामा आंख खोलता है तो देखता है कि वो तो किसी और जगह पे है और उसके सामने एक खूबसूरत एल्फ एडवेंचर भी मौजूद थी, यानी आर्या, जो उसका ख्याल रख रही थी। आर्या को ये नहीं पता था कि टामा एक एस रैंक बेहीमोथ है। अब चंद दिन तक आर्या उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे खाना खिलाती है, उससे बातें करती है। ये सब देख के टामा सोचता है कि अब से वो आर्या के साथ ही रहेगा। अब जब आर्या दोबारा लिब्रियंथ जाती है तो टामा भी चुपके से उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। टामा को डर था कि आर्या किसी मुसीबत में न फंस जाए, लेकिन आर्या तो बहुत स्ट्रांग थी। उसके सामने गॉब्लिन्स आते हैं जो उस पर अटैक करते हैं, तो आर्या बहुत आसानी से उन्हें हरा के उनके कान काट के अपने पास सेव कर लेती है। मगर अचानक एक गॉब्लिन आता है जो एक फायर स्पेल करता है। आर्या एक सेकंड को सोचने लगती है कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि उसके पास तो कोई भी मैजिक नहीं था। तब टामा अपनी स्किल शो किए बगैर उस गॉब्लिन पे अटैक करता है और उसे मार डालता है। ये देख के आर्या हैरान हो जाती है कि एक किटी कैट यानी बिल्ली ने किस तरह उसकी जान बचाई। वापसी पर वो टामा को प्यार से कडल करती है। अब आर्या एक गिल्ड में जाती है और वहां पर एक सी रैंक एडवेंचर कुस्मान आर्या से बदतमीजी करता है। टामा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सब देखकर टामा कुस्मान के हाथ पे काटता है तो कुस्मान टामा को दूर फेंकने की कोशिश करता है, मगर टामा उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और उसके चेहरे का हशर नशर कर डालता है। ये देख के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी वहां पे रिसेप्शनिस्ट आती है। अब आती है या आता है ये तुम लोग ही देख के बताओ। मेरे ख्याल से तो आती है। एना कुस्मान को चैलेंज करती है कि अगर वो यहाँ से ना गया तो वो उसकी नाक काट डालेगी। ये देख के कुस्मान वहां से भाग जाता है। अगली रात आर्या ड्रिंक करती है और इसके बाद वो टामा को अपने साथ बात में ले जाती है। पहले तो टामा मना करता है, मगर फिर उसके पास आर्या की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। बात के दौरान आर्या उसे अपने पास्ट स्टोरी के बारे में बताती है कि कैसे डीमंस ने उसके गांव पे अटैक किया और एक एल्फ स्वर्ड सेंट ने सबको बचाया। तब से आर्या ने यह डिसाइड किया कि वो भी एक दिन उतनी ही स्ट्रांग और पावरफुल बनेगी। टामा ये सुनता है तो खामोशी से आर्या के करीब हो जाता है, जैसे कह रहा हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगली
सुबह आर्या और टामा दोबारा गिल्ड जाते हैं। एना उन्हें वार्न करती है कि आज सिटी में कुछ गड़बड़ है। अचानक उस्मान वहां वापस आ जाता है। उसके फेस पे अभी भी कल वाले निशान मौजूद थे। वो एक वारंट दिखाता है कि टामा को मार दिया जाए क्योंकि उसने उस पर अटैक किया था। अब वो आर्या को एक चैलेंज करता है कि वो उसके साथ एक डुएट करे। अगर वो हार गई तो वो उस्मान से शादी करेगी और अगर जीत गई तो टामा को छोड़ दिया जाएगा। अब हम सी रैंक उस्मान और डी रैंक आर्या के बीच होने वाली इस फाइट को देखते हैं। सबको लग रहा था कि आर्या हार जाएगी। उस्मान मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम में से कौन इस लड़की का साथ देगा। तब वहां कोई नहीं आता सिवाय टामा के, और ये देख सभी लोग टामा और आर्या का मजाक उड़ाने लगते हैं, मगर कोई नहीं जानता था कि टामा असल में है कौन। अब फाइट शुरू होती है और उस्मान बहुत तेजी से आर्या पे अटैक करता है, जिससे आर्या इंजर्ड हो जाती है। दर्द के बावजूद आर्या हिम्मत नहीं हारती और उस्मान के साथ फाइट करती है, मगर उस्मान ने उसके हर अटैक को आसानी से डॉज किया, जैसे ये सब तो उसके लिए बहुत आसान हो। उसे लगता है कि वो बहुत जल्द इस फाइट को जीतेगा। इधर आर्या थक चुकी थी, मगर वो अभी भी हिम्मत नहीं हार रही थी। अब उस्मान अपना आखिरी अटैक करता है, जिससे आर्या जमीन पे गिरती है। टामा ये सभी कुछ देख रहा था। वो सोचता है कि क्या वक्त आ गया कि वो अपनी असल ताकत और स्किल्स शो करे। अगर उसने ऐसा किया तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो एक बेहीमौत मॉन्स्टर है। अब उस्मान जैसे ही आर्या पे अपना फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो टामा से रहा नहीं जाता। वो अचानक आगे आके अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वहां हर तरफ रोशनी फैल जाती है और उस्मान की अपनी स्वर्ड उसकी बॉडी में जा घुसती है और वो जमीन पे गिर जाता है। हर कोई चुप हो जाता है। सब हैरान थे कि एक आम सी किटी कैट इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। अब टामा आर्या की तरफ देखता है। उसे लगा था कि शायद सबको इस बारे में पता चल जाएगा, मगर तभी अनाउंस होता है कि भाई ये तो एक एलिमेंटल कैट है, कोई खतरनाक मॉन्स्टर नहीं। सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और पता चलता है कि आर्या फाइट को जीत गई। अगली सुबह टामा खुद को आर्या के पास लेटा हुआ पाता है। टामा ने आर्या के साथ कडलिंग की, जिसपे आर्या को बहुत अच्छा लगा, मगर टामा फौरन से नीचे जंप करता है, जिस पर आर्या उसे दोबारा से पकड़ के अपने पास लेटा लेती है। कुछ दिन बाद आर्या और टामा सिटी की एक फेमस आर्मरी में वॉल्किन के पास जाते हैं। वॉल्किन काफी मस्कुलर और स्ट्रांग लड़की थी, जिसे देखकर लगता था कि उसकी बॉडी आयरन से बनी है। वॉल्किन टामा को देख के हंसने लगती है और कहती है कि भाई ये तो वो ही फेमस किटी कैट है ना जिसने उस्मान को हराया था। आर्या स्माइल करके कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम इसके लिए एक आर्मर बनाओ। वॉल्किन फौरन से एक आर्मर बनाने लगती है। जब टामा उस आर्मर को पहनता है तो वो किसी एनिमे का मेन कैरेक्टर या हीरो लगता है। वॉल्किन आर्या को बताती है कि उसकी स्वर्ड को सही करना पॉसिबल नहीं। ये सुन के आर्या थोड़ा सैड हो जाती है, जिसपे वॉल्किन उससे सजेस्ट करती है कि हम एक टेम्पररी पार्टी बनाते हैं। मैं तुम्हें फाइट करते हुए देखूंगी ताकि मुझे पता चल सके कि तुम्हारी किस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब वो तीनों एक लिब्रियंथ में जाते हैं जहां वो गॉब्लिन से फाइट करते हैं। वॉल्किन तो एक ही अटैक में सबको उड़ा डालती है, क्योंकि वो मसल मॉमी जो थी वो वाकई पावर हाउस थी। अब आर्या भी गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने लगती है। तभी वहां एक बहुत बड़ा ऑर्क आता है। आर्या उस पर अटैक करती है, मगर ऑर्क पे तो कुछ भी असर नहीं होता, जिसपे टामा को आगे बढ़ के उस ऑर्क के साथ फाइट करनी पड़ती है। अब वॉल्किन जब ये सब देखती है तो कहती है कि मुझे अच्छे से समझ आ गया कि आर्या तुम सही से फाइट क्यों नहीं कर पाती। तुम बहुत फास्ट फाइट करती हो, मगर तुम्हारे सभी अटैक्स रीडेबल हैं। तुम्हारे एनिमी को आसानी से पता चल जाता है। अब नेक्स्ट वो लोग एक रॉपर से फाइट करते हैं। रॉपर एक लंबा और स्लाइमी मॉन्स्टर था, जिसकी बॉडी में से लंबी लंबी रस्सियां निकलती थी। टामा तो ये देख के थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि रॉपर्स के साथ आर्या को थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। वॉल्किन कहती है कि आर्या तुम्हें अपनी टेक्निक को थोड़ा चेंज करना होगा। अब जैसे ही फाइट शुरू होती है तो रॉपर आर्या के हर अटैक को बहुत आसानी से रोकता है, जिस पर वॉल्किन आर्या को 2 नाइफ्स देती है। उन नाइफ्स के हाथ में आते ही आर्या बहुत फास्टली उन रॉपर से फाइट करने लगती है और एक ही झटके में रॉपर को काट डालती है। ये देख के टामा को भी गुस्सा आता है और वो भी एक रॉपर को मार डालता है। ये देख के वॉल्किन और आर्या दोनों हैरान हो जाते हैं। अब टामा उन मॉन्स्टर्स को खा के अपनी स्किल को और इम्प्रूव करता है। अब वो तीनों एक हॉट स्प्रिंग के पास पहुंचते हैं। वॉल्किन हंसते हुए कहती है कि हम सब यहाँ पे सेफ हैं, क्योंकि फिलोसॉफिकल स्टोन हमें सारी मुसीबतों से बचाएगा। आर्या वहां बात लेती है। तब उसे उसका पास्ट एक बार फिर याद आता है कि कैसे डीमंस ने उसके गांव को तबाह किया। टामा को भी रियलाइज होता है कि आर्या थोड़ा परेशान
परेशान है तो वो उसे तसल्ली देता है। अगले दिन लिब्रियंथ में वो तीनों एक मिनिएचर मॉन्स्टर से मिलते हैं। वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। आर्या ने उस पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। टामा और वॉल्कन दोनों उसका साथ देते हैं और आखिरकार वो तीनों मिलकर उस मिनिएचर मॉन्स्टर को मार डालते हैं। आखिर में जब रूफ टॉप कोलैप्स करने लगी तो टामा ने फौरन से आगे बढ़ के वॉल्कन को बचा लिया। यहाँ पे वॉल्कन भी टामा की तारीफ करती है। वो तीनों अपने साथ उस मिनिएचर का सर गिल्ड में ले जाते हैं, जिस पर एना उन्हें वेपन रिवॉर्ड देती है और सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। वॉल्कन, टामा और आर्या तीनों साथ बैठे एक दूसरे से बातें करते हैं। वॉल्कन पूछती है तो फिर क्या हमें एक ऑफिशियल पार्टी बना लेनी चाहिए? आर्या थोड़ी देर को कुछ भी नहीं बोलती। ये देखकर टामा आर्या का हाथ वॉल्कन के हाथ में पकड़ा देता है। इसका मतलब था कि उनकी एक पार्टी बन चुकी है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टामा उन दोनों के साथ बेड पे लेटा है। कहने को तो वो एक बिल्ली है, मगर अंदर ही अंदर उसे सब रियलाइज हो रहा था कि दो लड़कियों के साथ लेट के कैसा फील होता है। लेकिन टामा एक ऑनरेबल नाइट भी था, इसलिए वो खुद को कंट्रोल रखने के लिए अपने स्टैट्स देखता है। वहां उसे पता चलता है कि वो अपनी कैट फॉर्म को इवॉल्व कर सकता है, यानी एक ट्रू बेहेमॉथ मॉन्स्टर बन सकता है। मगर वो आर्या के साथ बहुत खुश था, इसलिए वो अभी के लिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अगले दिन आर्या और टामा देखते हैं कि सिटी सेंटर में दो गुंडे एक छोटी सी लड़की को बुली कर रहे हैं। आर्या आगे बढ़ती है और जैसे ही गुंडे आर्या और टामा को देखते हैं तो फौरन डर के वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो पहचान गए थे कि टामा कौन है। आर्या उस छोटी लड़की को तसल्ली देती है। उस लड़की का नाम लाला था। वो एक ऑर्फन थी और उसके पेरेंट्स नहीं थे। आर्या उसे एक ऑर्फनेज में ले जाती है और वहां मौजूद सिस्टर आर्या को बताती है कि वो जब जब यहाँ आती है सभी लोग उसे देख के बहुत खुश होते हैं। ये देख के टामा दिल ही दिल में सोचता है कि वो हमेशा अपनी बॉस आर्या का साथ देगा। बाद में वो सभी लोग वापस गिल्ड जाते हैं, जहां एना आर्या को कांग्रेट्स करती है कि वो एक सी रैंक एडवेंचर बन चुकी है। तब वहां पे बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि वो एक इमरजेंसी क्वेस्ट पे जाने वाले थे। एना उन्हें बताती है कि रोल्ड टाउन में बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं और उन्हें डाउट है कि ये सभी कुछ डीमंस का किया धरा है। उस वक्त हमें एक और नाइट सेड्रिक को देखते हैं। जैसे ही वो वहां आता है सभी लोग उसकी ब्यूटी को देख के हैरान रह जाते हैं। टामा उसे फौरन पहचान लेता है कि ये वही था जिसने कभी रेगनार बैटल में डीमंस को हराया था और वो एक ग्रेट मैजिशियन भी था। उन सबको यह तसल्ली तो थी कि अब सेड्रिक भी उनके साथ है, मगर आर्या को लगता था कि शायद डीमंस के साथ वो ना लड़ पाए। मगर एना तो बस सेड्रिक को देख के ही लट्टू हो गई थी। अगली सुबह मिशन पर जाने से पहले टामा को रियलाइज होता है कि उसकी बॉस आर्या थोड़ा कंफ्यूज है, जिस पर वो उसे लिक करता है तो आर्या भी रिटर्न में उसे कडल करती है और फिर वो उसे उसके लिप्स पे भी किस करती है। अब सभी लोग अपने मिशन पे निकल पड़ते हैं। उनकी नई पार्टी में हार्वर्ड, डैनी, कैनी और मैरिटा भी शामिल थे। वो सभी लोग टामा को देख के बहुत हैरान थे, क्योंकि वो दिखने में एलिमेंटल कैट उनके लिए एक लेजेंड से कम नहीं थी। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने उन पे अटैक कर दिया है। अब सेड्रिक डैनी को उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने को कहता है, जिसपे डैनी एक ही अटैक में उन सभी का काम खत्म कर डालता है। आर्या उसकी स्किल को देख बहुत हैरान होती है, मगर तब उसे पता चलता है कि डैनी ने कोई भी स्किल यूज किए बगैर उन सब मॉन्स्टर्स को मार दिया। अब रात को वो सभी लोग रॉनेल टाउन पहुंचते हैं, जहां चीफ बताता है कि लोग बहुत तेजी से गायब हो रहे हैं। इस उनके आर्या को अपना पास्ट याद आता है, जब डीमंस ने उसके पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिनर के बीच आर्या उनसे पूछती है कि वो सभी लोग नाइट्स क्यों बने। कुछ बताते हैं कि उन्होंने पैसे कमाने थे, कुछ बताते हैं कि वो फेमस होना चाहते थे। इस सब के बीच सेड्रिक बताता है कि जब उसकी फैमिली ने उसे डिसओन किया तो वो एक नाइट बन गया। इसके बाद सभी फीमेल्स बात लेने जाती हैं। वो सभी टामा को भी अपने साथ ले गई थी। टामा एक ऑनरेबल नाइट था, लेकिन वो लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। इसके बाद वो सभी लोग एक डंजन में जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। तब एक मॉन्स्टर्स की आर्मी उन पर अटैक करती है, मगर वो सभी लोग उन्हें हरा देते हैं। टामा अपनी वाटर शूटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है, जो उन मॉन्स्टर्स को फौरन ही मार देती है। ये देख के बाकी सभी लोग भी टामा की तारीफ करने लगते हैं। अब हमें पता चलता है कि वो शख्स जो उन पे नजर रखे हुए था उसका नाम बैरल था। उसे ये भी पता चल जाता है कि टामा कोई आम कैट नहीं। ये देखकर वो एक ट्रैप में उन सभी को फंसाने के लिए एक मैजिक बॉल बनाता है और टामा को उन सभी से अलग कर लेता है। अब टामा अकेला था। बहरहाल वहां पे अपने मॉन्स्टर्स की एक आर्मी भेजता है, जिसपे टामा उन सबको मारने के लिए अपनी स्किल का यूज करता है। मगर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो जिस भी मॉन्स्टर को इंजर्ड करता था उसकी बॉडी पार्ट वापस आ जाते थे। टामा समझ जाता है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो इस प्रॉब्लम में फंस चुका है। इधर सेड्रिक और उसकी टीम भी मॉन्स्टर से लड़ रही थी। सेड्रिक अपनी स्पेशल स्वर्ड के थ्रू उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। तब हमें पता चलता है कि उसने अपने डार्क मैजिक का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को मारा। अब टामा भी अपनी स्किल्स को यूज करने
का फैसला करता है। वो फायर स्पेल यूज करता है। एक वीडियो गेम की तरह बार बार वो फायर बॉल चला रहा था जिससे वो मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। दूसरी तरफ ये सब देख के बैरल हैरान था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि किटी कैट ये सब कर सकती है। इतने में वॉल्कन भी पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बैरल किसी तरह उसके अटैक को डॉज कर देता है। तब आर्या इस बात का फायदा उठाती है और तेजी से बैरल की बॉडी में अपनी नाइफ घुसा देती है। मगर इससे पहले कि बैरल जमीन पे गिरता, वो अपनी स्वर्ड जिसपे पॉइजन लगा था उससे आर्या की बाजू काट देता है और फिर जमीन पे गिरता है। अब आर्या पॉइजन की वजह से अनकॉन्शियस हो जाती है। सभी लोग उसे वापस विलेज लेके आते हैं। डॉक्टर बताता है कि आर्या के पास सिर्फ 12 घंटे हैं, इसके बाद वो मर जाएगी। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई आर्या मरने वाली है। वो डॉक्टर से कोई सोल्यूशन पूछते हैं, जिसपे डॉक्टर बताता है कि इस पॉइजन का ट्रीटमेंट सिर्फ ड्रैगन आई से बनने वाले एंटीडोट से ही किया जा सकता है। अब सब सोचने लगते हैं कि आखिर वो अर्थ ड्रैगन को कहाँ ढूंढेंगे। मगर तब टामा किसी को कुछ बताए बगैर अपनी स्किल्स का यूज करता है और हवा में उड़ के उस जगह पहुंच जाता है जहां पर अर्थ ड्रैगन के साथ वो पहले भी फाइट कर चुका था, क्योंकि वो अपनी एल्फ मास्टर को बचाना चाहता था। अब टामा वहां पे अपना बेहीमूथ मोड ऑन करता है और खुद को एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब हम उस बहुत बड़े ड्रैगन और बेहीमूथ मॉन्स्टर यानी टामा के दरमियान एक जबरदस्त फाइट देखते हैं। ड्रैगन टामा की गर्दन में अपने दांतों को घुसा देता है। ड्रैगन को लगा था कि शायद उसने टामा को मार गिराया, मगर टामा इस बात का फायदा उठाते हुए अपनी टेल से ड्रैगन का सर ही उतार फेंकता है। ड्रैगन के मरने के बाद टामा दोबारा अपनी किटी कैट फॉर्म में वापस आ गया था। उसे पता चलता है कि वो एक लिमिट तक ही अपनी फॉर्म्स को चेंज कर सकता है। इधर आर्या की हालत बहुत खराब थी। सब उसके पास बैठे रो रहे थे, लेकिन जब वो सब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर एक जायंट ड्रैगन पड़ा है और टामा उसके ऊपर बैठा है। तब आर्या एक ड्रीम देखती है कि जब डीमंस ने उसके गांव पे अटैक किया था तो वो वहां पर फिलोसॉफिकल स्टोन को ढूंढने आए थे। तब वो ड्रैगन से डर के जमीन पे गिर गई थी। वो खुद को कंट्रोल न कर सकी और डर के मारे अपना पी पास आउट कर दिया, और तब एक एलिमेंटल कैट ने उसे बचाया था। तभी से आर्या को कैट्स बहुत ज्यादा पसंद थी। अब टामा की लाई हुई ड्रैगन आई से डॉक्टर फौरन एंटीडोट रेडी करता है और इस तरह आर्या को बचा लिया गया। इधर टामा दोबारा डंजन में जाता है। तब वो दोबारा से अपने बेहीमूथ मोड को ऑन करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि अब वो अपनी नई ड्रैगन स्किल्स को यूज करना चाहता था। तब वो एक मॉन्स्टर बुल के साथ फाइट करता है। अब टामा अपनी स्किल से बहुत आसानी से उस जायंट बुल को जमीन पे गिरा देता है। तब उसे एक आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि वहां पे एक लड़की है। वो टामा को देख के उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये सुन के वो हैरान होता है और सोचता है कि ये है कौन, मगर वो लड़की एक ही बात पे अड़ी हुई थी कि वो टामा के साथ रहना चाहती है। वो जानती थी कि टामा कौन था। टामा ये सुन के घबराने लगता है और वहां से भाग जाता है। वो लड़की भी उसके पीछे पीछे भागती है। आखिरकार टामा किसी तरह अपनी जान बचा के वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है। घर आके वो आर्या के साथ सो जाता है, लेकिन सोते हुए भी वो उस अजीब लड़की के बारे में ही सोचता है। उसे लगा था जैसे उसने पहले भी उसे कहीं देखा हुआ है। वो अर्थ ड्रैगन से रिजेंबल करती थी। अगले दिन आर्या टामा और खुद को एक अच्छा सा ड्रेस पहनाती है और फिर दोनों पिकनिक के लिए जाते हैं। आर्या टामा को थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरी खातिर ड्रैगन को हराया। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। जब डीमंस ने उसकी कंट्री पे अटैक किया, वो तकरीबन मरने वाली थी कि एक एलिमेंटल कैट ने उसकी जान बचाई और फिर उस कैट की बॉस वहां आ गई जिससे सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया। तब आर्या ने डिसाइड किया कि वो भी उस कैट की बॉस जितनी स्ट्रांग बनेगी, लेकिन आज भी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये सोच के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब देख के टामा आर्या को प्यार करता है और फिर उसके साथ कटल करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन जब आर्या और टामा को बहुत सारी फाइट्स जीतने की वजह से रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो आर्या वो सारे पैसे वॉल्कन के पास ले जाती है ताकि अपने और टामा के लिए नई आर्मरी खरीद सके। वो दोनों उस आर्मरी को पहन के बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। फिर वो अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए दोबारा से लिब्रियन जाते हैं। रास्ते में टामा आर्या और वॉल्कन को अपनी डिवाइन प्रोटेक्शन स्किल का यूज करके सेव कर देता है, जिस पे आर्या टामा को थैंक्स कहती है। अब अंदर जाने पे उन सभी के सामने गॉब्लिन आता है तो आर्या अपनी आर्मरी को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ती है और एक ही अटैक में उस गॉब्लिन को खत्म कर डालती है। तभी वो लड़की दोबारा वहां आती है। आर्या को लगता है शायद वो कोई एडवेंचर है, मगर वो लड़की बार बार टामा के पास आने की कोशिश करती है। उसे देख के उन्हें लगता है कि शायद उसे एमनीजिया है। दोस्तों, एमनीजिया एक तरह की मेंटल डिजीज है जिसमें इंसान उल्टी सीधी बातें करता है। आर्या आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आर्या उस लड़की का नाम स्टेला रखती है। ये सुन के टामा दिल ही दिल में सोचता है कितना प्यारा नाम है।
मगर स्टेला ने ये सभी कुछ टेलीपैथी के थ्रू सुन लिया था। बाद में जब वो सब बात लेने जाते हैं तो वो स्टेला को साफ करते हैं। स्टेला वार्म वाटर को देखती है तो उसे बहुत मजा आता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार वाटर एक्सपीरियंस करने वाली थी। स्टेला बार बार टामा को पकड़ने की कोशिश करती है मगर आर्या उसे टामा से दूर रहने को बोलती है। अब जब रात को सब सो रहे थे तो टामा को एक अजीब आवाज आती है। असल में स्टेला उसे बुला रही थी। टामा हैरान होता है जब स्टेला उसे टेलीपैथी के थ्रू बताती है कि मैं एक अर्थ ड्रैगन हूँ, वो ही अर्थ ड्रैगन जिसे तुमने मारा था। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं री इनकारनेट होकर एक लड़की बनूंगी ताकि तुम्हारे साथ शादी कर सकूं और हाफ ड्रैगन और हाफ ह्यूमन बच्चे पैदा कर सकूं। टामा सोचता है कि शायद ये मुझसे रिवेंज लेना चाहती है। तब स्टेला स्माइल करती है और कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही वो टामा को टच करने की कोशिश करती है तो आर्या जाग जाती है और फौरन कहती है तुम्हें टामा के साथ ये सब करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं। तब एक बार फिर से स्टेला अपने बिस्तर पे आके सोने की कोशिश करती है और सोने से पहले एक आखिरी बार टेलीपैथी के थ्रू टामा से कहती है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करने लगी हूँ। अब टामा सोचता है कि भाई ये ड्रैगन लड़की तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब क्या टामा स्टेला से शादी करेगा और क्या आर्या को टामा की रियलिटी पता चल पाएगी या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तो मुझे बताएं कि आपको इस एनिमे रिकैप का ये पार्ट कैसा लगा। अगली सुबह वो सब एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। स्टेला तो ऐसे खाती है जैसे कितने दिनों से भूखी हो। टामा उसे देख के स्माइल करता है मगर स्टेला टेलीपैथी के थ्रू पूछती है कि आर्या कौन है, क्योंकि स्टेला के लिए ये समझना मुश्किल था कि आर्या जैसी वीक लड़की इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। टामा उसे बताता है कि आर्या उसकी बॉस है। ये सुन के स्टेला हैरान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि इतनी वीक सी लड़की टामा की बॉस हो सकती है। टामा स्टेला से रिक्वेस्ट करता है कि वो आर्या को ये बात ना बताए कि वो असल में एक बिहीमोथ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आर्या उससे हेट करे। ये सुन के स्टेला हंसने लगती है और मजाक मजाक में कहती है कि अगर वो चाहता है कि उसका सीक्रेट किसी को पता ना चले तो फिर उसे उसकी बात भी माननी पड़ेगी। ये सुन के टामा परेशान हो जाता है तो स्टेला स्माइल करके कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें किसी भी कंडीशन के साथ हासिल नहीं करना चाहती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुद से मुझसे प्यार करने लगो। अब स्टेला सिटी में घूमते हुए बार बार आर्या को देखती है क्योंकि वो अभी भी हैरान थी कि आर्या जैसी छोटी सी लड़की इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। टामा समझता था कि स्टेला ऐसा क्यों सोच रही है, क्योंकि आमतौर पे आर्या जैसी लड़कियां इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बल्कि वो लोग जो पावरफुल होते हैं उनकी बॉडीज बहुत बड़ी बड़ी और मॉन्स्टर टाइप होती हैं। अब आर्या कहती है कि क्यों ना हम सब एक एडवेंचर पे जाएं। ये सुनकर स्टेला तो एक्साइटमेंट से खुश हो जाती है। वो सभी वॉल्कन के पास जाते हैं ताकि अपने लिए आर्मरी और वेपन्स खरीद सकें। वॉल्कन उन्हें बहुत सारी आर्मरी दिखाता है मगर स्टेला को जो आर्मरी पसंद आती है वो उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। उसके हाथों में भी कोई ग्लव्स नहीं थे जिससे उसके हाथ सेव होते। स्टेला स्माइल करते हुए कहती है कि मेरे हाथ वैसे ही काफी स्ट्रांग और मॉन्स्टर टाइप है, और हैरानी की बात यह है कि मेरी एक छोटी सी टेल यानी दुम भी है। आर्या और वॉल्कन दोनों हैरान हो जाती हैं। उन्हें लगा था कि शायद वो एक आम सी लड़की है जो यूजलेस है, मगर हकीकत किसी को नहीं पता थी कि वो एक असली ड्रैगन है। फिर स्टेला एक शील्ड को उठाती है। वॉल्कन हैरान होती है ये देख के इतनी भारी शील्ड स्टेला ने कैसे एक हाथ से उठा ली। टामा भी बिल्कुल खामोशी के साथ उसे देखता रहता है क्योंकि उसे ये सब बहुत हैरान कर रहा था। स्टेला कहती है कि जब से टामा ने उसे हराया है उसे ऐसा फील होने लगा है कि उसे अभी भी बहुत सारी ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में मोहब्बत और केयर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद स्टेला एक बड़ी सी स्वर्ड को भी चूज़ करती है और फिर वो सभी लोग एडवेंचर पे निकल जाते हैं। लेब्रियंथ में जाते ही उन सभी को कुछ अजीब महसूस होता है तो वो इधर उधर देखते हुए आहिस्ता से चलते हैं, मगर स्टेला तो ऐसे आगे जा रही थी जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। अब कुछ गॉब्लिन सामने आते हैं जो पहले तो आराम से बैठे थे। स्टेला बगैर किसी वेपन के अपने हाथ से ही उन्हें सेकंड्स में खत्म कर देती है। अब जब एक गॉब्लिन उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है तो स्टेला अपनी स्वर्ड निकालती है और उसे काट गिराती है। टामा तो उसकी पावर को देख के खुद डर सा जाता है कि कहीं उसके साथ भी यही सब कुछ ना हो जाए, मगर आर्या हमेशा की तरह पॉजिटिव वे में कहती है कि स्टेला को सपोर्ट करो ताकि वो हम सब की हेल्प कर सके। आगे चल के आर्या डिसाइड करती है कि वो स्टेला की बाकी मॉन्स्टर से भी फाइट कराएगी। ये सुन के स्टेला एक्साइटेड हो जाती है। अब फिर वो लिब्रियंथ के नीचे वाले पार्ट में जाते हैं जहां कुछ ऑक्स थे। स्टेला अपनी शील्ड को आगे करके उन सभी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब एक ही अटैक में उन सबको मार गिराती है। सभी उसकी ब्रेवरी को देख बहुत इंप्रेस होते हैं, मगर वो थोड़ा परेशान भी होते हैं क्योंकि आगे जो मॉन्स्टर आने वाला था वो बहुत खतरनाक था। वो एक भयानक रॉपर था, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके लंबे लंबे रस्सियों जैसे हाथ अपने ओपोनेंट को नाखून
लाखों चने चबवा दे। स्टेला उसको रोकने के बावजूद सीधा उस पर अटैक करती है। टामा देखता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो फौरन से अपनी पावर का यूज करके स्टेला को थोड़ा पीछे खींचता है और फिर किसी को बताए बगैर खुद ही उस मॉन्स्टर रॉपर को हरा देता है। फाइट के बाद टामा स्टेला से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि तुम्हें खुद पे कंट्रोल करना होगा, वरना इससे तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। स्टेला कहती है कि कभी कभी उसे अपनी पुरानी फाइट्स याद आती हैं, वो टाइम जब टामा ने उसे हराया था। टामा कहता है भाई अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन स्टेला को बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसे फील करती है जैसे वो अकेली नहीं। वो स्माइल करके कहती है कि जब तुम ये कहते हो ना तो लगता है कि वाकई में मैं बहुत सेफ हूँ। अब स्टेला वॉल्किन की तरफ देख के कहती है कि वो अपने वेपन्स को मजीद अच्छे से यूज करना चाहती है। ये सुन के वॉल्किन एक्साइटेड हो जाती है। उसे लगता है शायद अब उनकी एक बहुत स्ट्रांग टीम बन सकती है। टीम का लफ्ज सुन स्टेला के दिल में ख्याल आता है कि ये तो बहुत अच्छा होगा। उसे वो सारा टाइम याद आता है जब उन लोगों से फाइट करती थी और अब वो उन्हीं की टीम बनने जा रही थी, इसलिए ये सब उसके लिए एक नया स्टार्टिंग पॉइंट था। अब आर्या और टामा अपने नेक्स्ट एडवेंचर के बारे में बात करने लगते हैं। वॉल्किन उन्हें खुद को कंट्रोल करने को कहती है और कहती है कि भाई ये सब करने से पहले उन्हें एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि भाई वाकई वॉल्किन बिल्कुल सही कह रही है। वो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आगे बढ़ते हुए स्टेला उन सबसे आगे रहेगी, क्योंकि वो बहुत पावरफुल जो है वो सभी मॉन्स्टर्स के अटैक्स को भी डॉज कर सकती है। लिब्रियंट में वो अब दोबारा जाते हैं और एक बार फिर से ऑक्स उनके सामने आते हैं। स्टेला अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ के उनके अटैक्स को रोकती है और इस बात का फायदा उठा के बाकी सब उन ऑक्स पे अटैक कर देते हैं। फौरन अपनी स्किल्स को यूज करता है और सबकी स्पीड को भी इंक्रीज कर देता है। वो सभी स्टेला के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब जब सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं तो वो सब बहुत थक गए थे। फिर वो एक हॉट स्प्रिंग के पास पहुंचते हैं। वहां सब थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हैं। गर्म पानी में उनकी टायर्डनेस यानी थकन थोड़ी कम होती है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। स्टेला आर्या की तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे को अजीब नजरों से देखती हैं, जैसे दोनों ही टामा के करीब होने की कोशिश में हो। आखिरकार स्टेला आर्या से कहती है भाई तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, माना मैंने, मगर फिर भी तुम मुझसे वीक हो। टामा को किसी ऐसे के साथ होना चाहिए जो उसे सेफ रख सके। इसके जवाब में हमारी आर्या स्माइल करती है और कहती है कि पावर ही सब कुछ नहीं होता बहन। टामा को किसी ऐसे शख्स के पास होना चाहिए जो उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके, ना कि हर वक्त उसे बचाने के लिए फाइट करे। ये कह के अब वो दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के दरमियान एक साइलेंट वॉर शुरू हो चुकी है। बाकी सबको भी ये रियलाइज हो ही गया था कि वो दोनों ही टामा को पसंद करती हैं। अब द वेरी नेक्स्ट डे वो सब एना के पास गए ताकि स्टेला को एक एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर किया जा सके। एना उन्हें वेलकम करती है एज यूजुअल, मगर रजिस्ट्रेशन से पहले वो उन्हें किसी से मिलवाना चाहती थी। तब एक बंदा आता है जिसका नाम रेस था। वो आर्या से मिलना चाहता था। वो कहता है कि उसे आर्या और उसकी टीम की जरूरत है ताकि वो उसके ट्रेजर को बचा सके। वॉल्किन उसे सॉरी कहती है कि वो अपनी शॉप और फैक्ट्री को छोड़ के नहीं जा सकती, मगर आर्या उस बंदे का साथ देने का डिसाइड करती है। स्टेला को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती है कि आखिर ये ट्रेजर है क्या। अब रेज उन्हें एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। वहां एक बड़ी मिरर वॉल के पीछे एक बहुत बड़ा स्टैचू था, अर्थ ड्रैगन का स्टैचू। स्टेला चंद सेकंड्स उसे देखती रही। उसे लगा जैसे ये सब उसने पहले से देखा हो। वो आहिस्ता से कहती है ये मेरा है। आर्या और टामा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सब हैरान थे, सब जान चुके थे कि ये एडवेंचर अब सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि स्टेला के पास्ट और उसकी आइडेंटिटी की जर्नी यानी खोज है। और इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।